बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में बदस्तूर गर्मा गर्मी जारी है। जिस किस्म के बयानात दोनों तरफ से आ रहे हैं, सबसे पहले अगर हम देखें कि जो माहौल अयाज सादिक साहब के कौमी असम्बली में दिए गए बयान के बाद बना पाकिस्तान की सियासत में, और जिस अंदाज में सियासत नहीं बल्कि रियासत को नुकसान पहुँचाने वाला बयान बना, उस पर उनका जवाब भी आपने सुन लिया। वो कहते हैं कि जी मैं अपने बयान पर कायम हूँ और माफ़ी क्यों मांगी जाए जब मैंने कोई गलत बयान दिया ही नहीं है। दूसरी तरफ से फ़ौज के तर्जुमान का जो रद्द-ए-अमल इस पर आया, और फिर तमाम ही जो वज़रा बात करते दिखाई दे रहे हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का मौक़िफ़ आ रहा है। और आज वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ख़ुद जो कि गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद थे, आज गिलगित बल्तिस्तान को सूबे का दर्जा दिया गया, उनका यौम आज़ादी था आज। वहाँ पर इस हवाले से उन्होंने एक बार फिर से वाज़े किया है कि NRO की बड़ी कोशिशें की गई। जब मुझसे NRO नहीं मिला तो इन्होंने इसके बाद रियासत को और इदारों को अटैक करना शुरू कर दिया है। और आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है ये भी बताया वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने। सुन लीजिए। अब इन्होंने पाकिस्तानी फौज की तरफ, पाकिस्तान के आर्मी चीफ, ISI के चीफ के ऊपर अब इन्होंने बंदूकें तानी हुई हैं। पहले तो मैं आज अल्लाह का खास शुक्र अदा करता हूं कि अगर ये ISI के चीफ को और आर्मी चीफ के खिलाफ बात कर रहे हैं, इसका मतलब मैंने बिल्कुल ठीक इनको मुंतखब किया। ये मेरी सिलेक्शन बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि अगर ये डाकू उनके खिलाफ बोल रहे हैं, इसका मतलब वो ठीक लोग हैं। और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि किसकी टांगे कांपती हैं और किसके माथे पे पसीना आता है। ये सारी कौम देखेगी, सारी कौम देखेगी कि किसकी टांगे कांपती हैं और किसके माथे पर पसीना आता है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पहले भी ये बात कर चुके हैं कि जब से उन्होंने नवाज़ शरीफ की तकारीर सुनी है और जिस तरीके से उन्होंने इदारों को अटैक करना शुरू किया है, उसके बाद एक नया इमरान ख़ान जो है वो जन्म ले चुका है। और अब भी आज वज़ीर आज़म ने इसी का जिक्र किया कि आने वाले दिनों में देखेगी पूरी कौम के क्या होने जा रहा है। तो वाकई में क्या होने जा रहा है, एक तरफ से वो जलसों की तैयारियाँ हैं। अब लाहौर का उनका जलसा होगा, PDM के फोरम पे तमाम ही लोग एक दूसरे के बयानात को हम देख रहे हैं कि इंडोर्स करते दिखाई देते हैं, चाहे वो बयानात गलत ही क्यों ना हो। और गलत किस कॉन्टेक्स्ट में कि रियासत के ख़िलाफ़ या जो एक रियासत का नैरेटिव है उसके ख़िलाफ़ ही क्यों ना जाते हों, उसमें भी कोई दरेग नहीं किया जा रहा। आज ये जो मजमूई सियासी सूरत हाल इस वक्त बन रही है और आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, उसी पर हम अपने मेहमानों का तज्ज़िया जानेंगे। 3 बहुत ही सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। इरशाद भट्टी साहब, सईद काजी साहब और नज़ीर लगारी साहब। आप तीनों का बेहद शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। भट्टी साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो आज जो वज़ीर आज़म साहब का स्टेटमेंट है कि अब पूरी कौम देखेगी कि आने वाले दिनों में किसकी टांगे कांपेंगी और किसके माथे पर पसीना होगा। क्या करने जा रहे हैं वज़ीर आज़म? वो जो उन्होंने उस दिन कहा था कि अब एहतसाब जो है वो सही मानों वाला एहतसाब होगा, जेल जाएंगे कुछ लोग, गिरफ्तारियाँ होंगी या कुछ और? पहली बात तो ये कि उनका आज बड़ा अच्छा एक उन्होंने डिसीजन लिया कि GB को अबूरी सूबा बनाया। ये बिलीव मी, मैं भी एक चक्कर लगा के आया था थोड़ा सा पहले, और उसके बाद हमारे जितने भी एंकर्स, जितने भी साफ़ी गए और जितने भी बातें हैं, जो उनकी नौजवान नस्ल है जो वो अब फ्रस्ट्रेशन में थी कि हमें कुछ मिल ही नहीं रहा, हम किसके साथ हैं, हमें हमारा क्या स्टेटस है, हम कोई सहूलतें नहीं हैं, हस्पताल नहीं है, स्कूल अच्छे नहीं हैं, फ़लाँ नहीं है, और CPEC की शुरू में है। फिर इसमें एक और बड़ा एंगल था कि ये जो इंडिया और ये जो अमेरिका और ये जो NGOs की शेप में लोगों का अंदर घुसाना, वो बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई थी। वो जो ज़ेनों में लगाना, जिस तरह बलूचिस्तान में हमारे लोगों को उन्होंने अपने कामों पे लगा लिया था, तो ये भी था। तो ये बड़ा अच्छा है कि उनको और कुछ सहूलतें मिलें, उनको इख्तियारात मिलें, उनको हकूक़ मिले, उनको अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद करने का मौका मिले। तो ये बहुत अच्छा फ़ैसला था। और अल्लाह करे इंतखाबात फ्री इलेक्शन हो जाएँ, शफाफ इलेक्शन हो जाएँ, वो अपनी क़यादत चुनें और इससे आगे बढ़ें और ज़्यादा उनको हो। और दूसरी बात यह है कि मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि वज़ीर आज़म साहब से और हुकूमत से कि ये सारी चीज़ें चलते रहने चाहिए, होती रहनी चाहिए। महंगाई बहुत हो गई है, बेरोज़गारी बहुत हो गई है, दवाइयाँ, शुगर और हेपेटाइटिस की दवाइयाँ हर घर का मसला है।
पहले पता है लोग जब दफ्तरों से घर आते थे ना तो उनके हाथों में फ्रूट होता था, उनके हाथों में खाने पीने की चीज़ें होती थी। अब जो भी बंदा घर आता है ना उसके हाथ में एक दवाई का लिफाफा होता है, क्योंकि इतनी बीमारियां, इतना सारा कुछ। तो शुगर, हेपेटाइटिस चंद बुनियादी चीज़ें हैं कि जो लोगों को बड़ा डिस्टर्ब कर रही हैं। बजट, बिजली गैस के बिल बहुत ज़्यादा हो गए हैं, और खाने पीने की सारी चीजें महंगी और हैं। खाने पीने की, चीनी की कीमत देख लें, गंदुम नायाब हो जाती है। कल मैंने चीज़ खरीदी 180 रुपए किलो टमाटर। यानी आप देखें, टमाटर दिल कर रहा था कि टमाटर ने मुझे एनआरओ दे दिया है कि मुझे मत खरीद। तो वो खुद एहतसाबी घर से वज़ीर आज़म साहब को याद कराना था, पुलिस पटवार रिफॉर्म्स याद कराना थी, बाकी सारे वादे। तीसरी बात यह है कि ये जो वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि मेरा एक अल्लाह करे कि हमारा आने वाले दिनों में कौम क्या देखेगी, अल्लाह करे कि आने वाले दिनों में जो वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि अक्रॉस द बोर्ड बिला इम्तियाज़ जिसने इस मुल्क को लूटा है, जिसने इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया है, उससे एक एक पैसा वसूल किया जाए। मगर 2.5 साल तो इमरान खान साहब को हो गए। एग्जैक्टली मैं यही आपसे कहने लगी थी, ज़िमनी सवाल मेरा यही था कि हमने देखा शहजाद अकबर साहब की मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई, हुकूमत ने बताया कि जी ये मनी ट्रेल इनका इस तरीके से रहा है, इस तरीके से वो टीटी के ज़रिए इनकी ट्रांजैक्शंस रही और पता नहीं क्या क्या हुआ, सबके नाम शाम सामने आए, बट पैसा वसूल नहीं हुआ ना, अभी तक नहीं हुआ। देखे ना, हमें सुनाया जाता है और इसमें काफ़ी हकीकत भी है कि 8 करप्शन के केसेस थे जिस पे 11 जमाती इत्तेहाद बना, 26 नुकाती उनका सामने आया। वोट को इज्जत दो, सिविलियन बालादस्ती, इनकलाब मज़ामत, ये बुनियाद, इसकी बुनियाद क्या है? आल बचाओ, माल बचाओ, खाल बचाओ। हमने जरदारी साहब के वो 25 वॉल्यूम्स भी देखे, हमने 10 वॉल्यूम्स इधर वो देखे नवाज शरीफ साहब के, हमने टीटीओं के उनके केसेस भी देखे, हमने जो अभी शुगर कमीशन भी देखा, आटा गंदम भी देखा, दवाइयों वाला भी देखा, BRT भी देखा, बाकी सारे भी देखे। क्या आपके निज़ाम में, मेरे 3-4 सवाल हैं, क्या आपके निज़ाम में इतनी ताकत है कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी या हुकूमती मशीर या कोई भी बड़ा आदमी, ताकतवर आदमी, साहिब इख्तियार आदमी को अकाउंटेबल कर सके? नहीं है, वो नहीं है। कानून नहीं है, आइन नहीं है, ठीक है। चोर दरवाजे, तो जब कानून नहीं है, आप कह रहे हैं निजाम नहीं है, तो इसी को अगर आगे लेके मैं पतली गलियां, मैं कह रहा हूँ पतली गलियां, चोर दरवाजे, बुनियादी तौर पे मेरा तो एक बड़ा बिलीव है, अगर आपने इस कुछ करना है तो ये तो आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा अगर होगा कुछ कि करना करें है, आप नहीं, किसी को नहीं छोड़ना चाहिए। मेरा है तो मुझे भी अकाउंटेबल करना चाहिए। लेकिन अगर आप खुद लूपहोल्स का जिक्र कर रहे हैं, चोर दरवाजे, पतली गलियां, कंप्रोमाइज, डीलें ढीलें, निजाम चलाने के लिए कर लो। निजाम चलाने के लिए तो इमरान खान ने शहबाज शरीफ साहब को कोट लखपत उठा के PAC का चेयरमैन भी बनाया था, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का। तो इस निज़ाम चलाने के लिए तो नवाज शरीफ साहब को भी बाहर भेजा, निज़ाम चलाने के लिए तो आपने बड़े, लेकिन क्या करना है? मेरा तो एक पक्का बिलीव है, अगर आप इस मुखलिस हैं, या तो आप अपने इदारों को इस तरह खड़ा कर दें कि वो अक्रॉस द बोर्ड करें और तफ्तीशियों नैब के पास कैपेबिलिटीज अभी तक नहीं हो रहा, या फिर आइन, कानून और जमहूरियत को 6 महीने के लिए क्वारंटीन में रख कर असल वाला ये आप पहले कई दफा कह चुके हैं, असल वाला हिसाब करें। हमें दोनों सूरतें होती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं अभी तक। वज़ीर आज़म साहब का आपने बयान सुन लिया, अब उन्होंने कुछ लोगों को डराया है या वाकई ये चीज़ होने जा रही है आने वाले दिनों में? आपको क्या लग रहा है, क्या वज़ीर आज़म कहना चाह रहे हैं या क्या करना चाह रहे हैं? और आने वाले दिनों में ख़ुद वो कह रहे हैं कि आप देखेंगे कि किसके माथे पर पसीना होगा और किसकी टांगें कांपेंगी। मैं गुजारिश करता हूँ कि जिस तरह से अयाज सादिक साहब की गुफ्तगू के बाद जो वज़ीरों की फ़ौज ज़फ़र मौज ने अपना एक बयानिया दिया है, उससे तो गालिब की ज़ुबान में यही कहा जा सकता है कि ये फितना आदमी की खाना वीरानी को क्या कम है, हुए तुम दोस्त जिसके उसका दुश्मन आसमां क्यों हो। ये अगर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को, हमारे कौमी सलामती इदारे, कौमी सलामती के इदारों के ऐसे मुहाफ़िज़ आ गए हैं, ऐसे उनके नैरेटिव के अपना नैरेटिव लेकर उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकले हैं, तो अल्लाह माफ़ करे।
अल्लाह इनसे, इन मुशीरों से माफ़ करे और हमारे इदारों का वक़ार, उनकी इज़्ज़त, उनकी जो भी हमारे मुल्क में डिग्निटी है उसको ख़तरात लाहक हैं इन मुशीरों के बयानिए से, जिस तरह से ये बयान कर रहे हैं और जिस तरह से ये बढ़ चढ़ कर बात कर रहे हैं। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को भी इस रास्ते पर लगा दिया है। ये मेरे ख़्याल में ख़ुद फ़ौज के साथ और फ़ौज के इदारों के साथ और फ़ौज के मुख्तलिफ जो उनकी कमान एंड लाइन है और जिस तरह से वो अपना काम करते हैं, उस सब को इन्होंने एक क्वेश्चन में डाल दिया है। इंतहाई गलत हुआ है। ये जो कुछ वज़ीरों का बयानिया है वो और ज़्यादा ख़तरनाक है। जहाँ तक सूबे के ऐलान का ताल्लुक है, लेकिन अयाज सादिक साहब जो कि माफ़ी भी नहीं मांगते अपने बयान पर और कहते हैं मैं कायम हूँ, उनकी लीडरशिप की तरफ से भी इस चीज को कंडेम नहीं किया जा सकता, जिससे ऑब्वियसली इंप्रेशन मिलता है मुझे कि उनके कहने पर मुझे अब तक वो बयान नज़र नहीं आया है कि जिसमें बराह रास्त पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को क्वेश्चन किया गया हो। हमें अब तक जो सुना गया है वो ये है कि वज़ीर ख़ारजा के बारे में उन्होंने बात की है और वज़ीर ख़ारजा को ही इसकी वजाहत देनी चाहिए और इससे ज़्यादा मुशीरों को अपनी जो ये गुफ्तगू कर रहे हैं और जिस अंदाज में कर रहे हैं, और फिर इनके साथ क्या हो रहा है, इन्होंने क्या कहा, जो कुछ फवाद चौधरी का बयानिया है उसको मान लिया जाएगा। अगर वज़ीर ख़ारजा की बात भी वो कर रहे हैं, लेकिन एक जो आपकी रियासत का मौक़िफ़ है एक पर्टिकुलर इंसिडेंट को लेकर, आप उसके बरक्स बात कर रहे हैं। अयाज सादिक साहब ने जो कहा वो उसके बरक्स मैं कह रहा हूं कि तो उससे आप डैमेज किसको कर रहे हैं? ऑब्वियसली एक रियासत को, उसके मौक़िफ़ को। पुलवामा के बारे में मैं ये कह रहा हूं कि पुलवामा के बारे में पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या है? हम क्या किसी ने पुलवामा के बारे में, इवन पाकिस्तान के किसी बदतरीन मुखालिफ ने भी वो बयानिया दिया है जो हमारे फवाद चौधरी साहब ने दिया है? एक बार नहीं, 2 बार उन्होंने इस्तेमाल किया है पुलवामा के बारे में जो गुफ्तगू हुई है। तो क्या हम उस बात को मान लें और उसको छोड़ दें, इस तरह से जाने दें? भाई आप एक रास्ता बोर्ड जाए ना। अगर अयाज सादिक साहब ने बयानिया कोई गलत दिया है, मैं ये कह रहा हूं कि अयाज सादिक साहब का बयानिया वज़ीर ख़ारजा के बारे में था, ये नहीं। मैं ये कहता हूं कि अयाज सादिक साहब ने या नवाज शरीफ ने इससे पहले सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में जो बयानिया दिया है उसको तस्लीम नहीं किया जा सकता और ये नहीं कहा जा सकता है कि उन्होंने जो कहा है वो सही कहा है। उन्होंने एक ऐसी जिद्दोजहद को जो लोगों के हकूक के लिए चल रही थी, जिसको लेकर पीडीएम आगे बढ़ी थी, उसको अपने बयानिए से खतरे में डाला है मियां नवाज शरीफ ने भी और अयाज सादिक ने भी। लेकिन ये जो दिफाई आ गए हैं, शाद भट्टी साहब अवाम के हुकूक की तहरीक थी और फिर फवाद चौधरी साहब का बयान का भी जिक्र हो गया और अयाज सादिक साहब भी जो माफ़ी नहीं मांग रहे। काबिल एहतराम नज़ीर लगारी साहब का उनकी राय है, मैं इससे एग्री नहीं करता। ये बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है। ये पाकिस्तान पर हमला किया है अयाज सादिक साहब ने। इसमें वज़ीर ख़ारजा नहीं है, इसमें फ़ौज नहीं है, इसमें एक हमारा ये पाकिस्तानी कौम की बेइज्जती है और फिर मेरे मुल्क की बेइज्जती है। बेइज्जती कैसी है? कश्मीर का स्टेटस तब्दील हुआ, मोदी के साथ पूरी अपोजिशन खड़ी थी कि अरविंद केजरीवाल और बाकी हवाने बाला में उनकी अक्सरियत नहीं थी, वो उनके साथ खड़े और वो पास हो गया। पुलवामा हुआ, फवाद चौधरी ने इसको एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन इस गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए था फवाद चौधरी साहब को, और उन्होंने गो के एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन पुलवामा हुआ, ये झूठ था, हम नहीं गए पुलवामा में, झूठ था। अगले दिन पूरी अपोजिशन और सारी उन्होंने करके तो वो सारी खड़ी थी। पुलवामा के बाद बालाकोट हुआ और पुलवामा की आड़ में उन्होंने पाकिस्तान को अटैक किया। बालाकोट हुआ, रात की तारीकी में आए, एक कौवा मार के, चंद दरख्त जख्मी करके, चंद कच्चे घर करके वापस गए। पूरी भारत खड़ा हुआ था, अपनी एयरफोर्स को सलाम, जैसे 300 दहशतगर्द मार दिए। उसके बाद वो रात की तारीकी में आए, हमारी फौज, हमारी एयरफोर्स दिन की रोशनी में गई, टारगेट लॉक किए। उसके बाद जहां वो उनका आर्मी चीफ बैठा था, 7 गिरा के बम वापस आए और 2 तैयारे मार गिराए। अभिनंदन गिरफ्तार हुआ, एक हेलीकॉप्टर उन्होंने खुद अपना आप ही मार गिराया। ये 65 के बाद, ये 72 साल में पहले इस कौम के लिए फतह थी, फतह के मोमेंट थे, खुशी के लम्हे थे।
तो उसके आपने बाद उसी को डाउटफुल उसके बना बाद दिया ना, ये आपने ये कह के कि जी उन्होंने कहा अच्छा उसके बाद ये इन कैमरा अटैक हो जाएगा। उसके बाद ये इन कैमरा अगर नहीं छोड़ा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, इसके बाद ये हल्फ की खिलाफ वर्जी, असेंबली में एक चिट सामने रखकर अयाज सादिक साहब और उनके कायद आवाम के हकूक की चली हुई तारीख में वो कह रहे हैं मेरे सारे गुनाहों की सजा आर्मी चीफ और DGI 3 साल पहले जो वो सादिक साहब का बयान खुद का बयान है क्या? नहीं, नॉट एट ऑल, ये पूरा हुआ। नवाज शरीफ साहब, मरियम बीबी और अब अयाज सादिक, दूसरी बात पूरी नून लीग की जो सेकंड ईयर की लीडरशिप आपको उनके साथ यकजहती करते दिखाई देती है। ये झूठ भी था, उस वजह से झूठ था कि पूरे दोस्त मोहल्ले के ना आप जवाब ना दो, हमने जवाब दिया। फिर इस वजह झूठ था जब हमें पता चला कि राजस्थान में इसराइल इंडिया हम पे 6 मिसाइल 6 शहरों पे अटैक कर, हमने 18 पे 12 पे 14 पे 18 पे किया और हट गए हम। टारगेट लॉक कर लिया। ये क्या किया आपने? ये आपने जुल्म किया। ये पहले ये ना आवाम के हकूक की तहरीक है, ना ये इसको जस्टिफाई किया जाता। और अगर मिसाल के तौर पे फवाद, इरशाद, ABCDFGS ने किसी ने गलत बयान दिया है तो क्या उसकी जस्टिफिकेशन इसके वजीर मुशीर गलत कह रहे होंगे? चलिए मुझे एक ब्रेक लेने दे, ब्रेक से वापस आकर काजी साहब से भी दोबारा राब्ता करने की कोशिश करते हैं। डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। सईद काजी साहब, होपफुली आपको आवाज़ अब आ रही होगी हमारी। सवाल सर वही था कि एक तो जो लगारी साहब ने बातें की, अवामी हुकूक की तहरीक PDM को कहा और उससे नुकसान पहुंचा दिया या सादिक साहब के बयान ने। एक तो इस पर आपका तबसरा और दूसरा वज़ीर आज़म साहब का जो आज रिएक्शन था और उन्होंने कहा कि कौम देखेगी कि अब क्या होने जा रहा है। तो आपको क्या समझ में आता है कि वज़ीर आज़म साहब क्या करेंगे? लगारी साहब हमारे उस्ताद हैं, मैं बड़ी ताजीम के साथ मैं ये अर्ज करूं कि क्या PDM के प्लेटफॉर्म से किसी आदमी ने ये कहा कि यार यहां यूनिवर्सल हेल्थ केयर 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में है वो हम देंगे? लड़ाई क्या है? पॉलिटिकल तहरीकें हमें चाहिए, बेशुमार मसाइल हैं रियासत के अंदर भी, इदारों में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या मियां साहब खुद जो बहुत बड़े सरमायादार हैं और जो उन्होंने हुकूमत जहां की वहां सरमायादारों के हक में की प्राइवेटाइजेशन, ये भी यही कर रहे हैं जो आए अब, तो क्या वो मेरे लिए लड़ रहे हैं? भाई मैंने एक मिसाल मैं दूं आपको, मैं अभी बोल रहा था जब आवाज नहीं आई तो इस एक सादा सी मिसाल देने दें। इस मुल्क की मीशत उस भैंस की तरह है जिसका चारा 22 करोड़ लोग इकट्ठा करते हैं और दूध चंद लोग ले जाते हैं और आजकल दूध के ऊपर लड़ाई हो रही है। इस मुल्क का आम आदमी का, मैंने एक बात की, उस दिन मेरे साथ बैठी थी टीवी पर मोहतरमा क्या पीपल्स पार्टी की लीडर थी, मैंने उन्हें कहा कि जो बिलावल भुट्टो साहब से कहें, वो कहते हैं मैं नाने का बेटा हूं, ठीक है वो है, उन्हें जरा 1970 के मंशूर के सफा 10 की 5वें पैरे की 70 3 और 4 पढ़ के सुना दे अगर जरूरत है तो मैं मान जाऊंगा आप मेरी लड़ाई लड़ रहे हैं। जुल्फकार अली भुट्टो के पीछे ऐसे लोग नहीं आए थे। अब आप सरमायादारों के मुख्तलिफ धड़े अपने अपने हक की हुक्मरानी के लिए लड़ रहे हैं। मुझे बताएं, आज पता चला इन्हें कि जनाब स्टेट में तो बड़ी गड़बड़ थी और ये बड़ी, और जब तक आप दस्तरखान पे इकट्ठे बैठे रहे ठीक था, किसी ने आपको धक्का देके परे कर दिया, दस्तरखान से उठा दिया, तो अब ये जमहूरियत की लड़ाई मान लूंगा इसको। मैं तब मानूंगा कि जब पीपल्स पार्टी या कोई, इनको तो छोड़े, ये तो वैसे ही सरमायादारों की पार्टी, पीपल्स पार्टी वर्किंग क्लास की पार्टी थी, वो ऑन करे 1970 के मंशूर को, हम उसके पीछे आएंगे और अवाम भी आएंगे। आपकी अपनी लड़ाई है, हक हुक्मरानी वर्दी वाले का है या गैर वर्दी वाले का है, ये क्या बात हुई? और अगर हक हुक्मरानी आपका है तो पार्लियामेंट में तो आप बैठे हुए हैं। मतलब अगर इक़्तिदार में होते तो फिर ये लड़ाई, इसको एक तो लड़ा नहीं जा रहा होता, इसको आवाम के लिए लड़ाई का नाम ना दिया जा रहा होता, और ये जो जमहूरियत के नाम पे ये बुराइयां आज नजर क्यों आई हैं? मफाद और अपना इक़्तिदार तलाश करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, एक फिक्रा सिर्फ कह दूं कि ये तमाम जो बोध और बुराइयां हैं रियासत के अंदर, ये आज क्यों नजर आई हैं? 15-15 साल तो हुकूमत करते रहे हो आपको नहीं पता था सिविलियन रूल होता है, सारा ठीक हो, वो तब नजर नहीं आया। सो ये आज इस मुल्क के अवाम की लड़ाई नहीं है, अवाम तरस रहे हैं अपने लीडर के लिए तारीख में।
सही है, बिल्कुल सही है। लगारी साहब, मुझे ये बताइएगा कि अब ये जो भी लड़ाई है, ऑब्वियसली पीडीएम कहेगी कि हम तो पता नहीं, जिस तरह सईद काजी साहब ने भी कहा कि आवाम के लिए निकले हैं और जमहूरियत के लिए निकले हैं, निज़ाम बचाएंगे, रियासत बचाएंगे। हुकूमत जो है वो यही कहेगी कि जी आप लोग अपने मुफाद के लिए कर रहे हैं, जैसे वज़ीर आज़म कहते हैं कि एनआरओ मांगते थे, नहीं दिया, तो अब ये चीज़ शुरू कर दी। लेकिन इस तमाम चीज़ का, इस तमाम लड़ाई का, जिसमें अब रियासत के मौक़िफ़ को, रियासती बयानिए को भी नुकसान पहुंचना शुरू हो गया है, इसका अंजाम आखिर किधर होगा? एक तो ये कि हमारे यहाँ एक बहस छिड़ गई है, मैं उस बहस में जाना नहीं चाहता था। मेरे दोनों बहुत मोहतरम है और दोनों से मैं बहुत प्यार करता हूँ, इरशाद भट्टी साहब से भी और सईद काजी साहब से भी। अगर सईद काजी साहब अपने नैरेटिव के मुताबिक कोई पार्टी बनाते हैं तो मैं ऐलान कर देता हूँ, अभी से कह देता हूँ कि मैं उसमें शामिल हो जाऊँगा बग़ैर किसी शर्त के। और वो अपना सईद काजी साहब अपने नज़रिए के मुताबिक पार्टी बनाए, मैं उनका फॉलोअर हूँगा, पहली बात। दूसरी बात यह कि रिपब्लिकन जब लिखी थी अफलातून ने, तो वो मेरे लिए और मेरी मारूजियत में नहीं लिखी थी, मगर वो मेरी थी। जब वाशिंगटन लड़ रहा था बरतानवी ग़ुलामी के ख़िलाफ़, तो वो मेरी लड़ाई नहीं थी, मगर वो मेरे लिए लड़ रहा था। मैं और आगे बढ़ता हूँ, जब क्रामविल लड़ रहा था 40 अवर से, तो वो मेरी लड़ाई नहीं थी, मेरी खातिर नहीं लड़ रहा था, लेकिन वो मेरी ही लड़ाई थी और हम उसमें अपना हिस्सा समझते हैं कि ये हमारा हिस्सा है। इस वक्त कोई मूवमेंट नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान को एक ऐसे अंधे गार में धकेल दिया गया है जहां आगे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। हमें धोखा दिया जा रहा है उनकी तरफ से, अगर जो पीडीएम में है तब भी वो धोखा हमें सूट करता है। इस मौजूदा स्टेटस को से जिसने हमारी सांसें बंद कर दी हैं, हमारा जीना मुहाल कर दिया है, हमारे मुंह से निवाला छीन लिया है, बच्चों के मुंह से दूध छीन लिया है, इनके होते हुए इनकी मौजूदगी में पाकिस्तान किस तरह से आगे बढ़ेगा? आपको सारे चोर नजर आते हैं, उसके बावजूद जो नैरेटिव लेकर आ रहे हैं, वो जो बात कर रहे हैं, मैं नहीं कहता हूं कि मियां नवाज शरीफ ठीक कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, मैं उस तरफ नहीं जाता हूं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि महंगाई है, लोग कह रहे हैं लोग लुट रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं, उन जलसों में ये कहा जा रहा है कि लोग लापता हो रहे हैं, उनको बाजियाब कराया जाए। मैं ये कह रहा हूं कि वो नैरेटिव जो है, जो नैरेटिव मुझे लगारी साहब ये बताइए, का नैरेटिव है। अगर वो इंसाफ मांग रहे हैं तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि अगर वो इंसाफ मांग रहे हैं, ये बात बताइए, तो आप कहते हैं कि महंगाई है, बिल्कुल है, महंगाई है, बिल्कुल है, मसाइल हैं, बिल्कुल हैं, गवर्नेंस के इश्यूज हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन जिसको आप स्टेटस को कह रहे हैं कि ये स्टेटस को है और इसमें जो पीडीएम का नैरेटिव है वो हमें सूट करता है आवाम को, क्योंकि जब तक ये रहेंगे तो ये मसाइल बढ़ते चले जाएंगे। तो ऑन दी अदर हैंड, जब वो बहुत सारी चीज़ें आपको खुद ये हुकूमत गिनवाती है वो स्टेटस को की, जिसमें ये दोनों पार्टीज निज़ाम का हिस्सा रहीं और साल साल रूल करती रहीं, कि उनकी वजह से ये हालात पैदा हुए हैं, तो वो मसाइल जो आज गिनवा रहे हैं उनको अपने अदवारे हुकूमत में, इक़्तिदार में नजर नहीं आए। सादिया, मसला और है, मसला नैरेटिव का है, बयानिए का है। और इस हुकूमत ने कहा था कि हम कर्ज नहीं लेंगे, मगर कर्ज लिया है। इस मुद्दत में, जितनी मुद्दत में इन्होंने 26 महीने में कर्ज लिया है, किसी हुकूमत ने 26 महीने में इतना कर्ज नहीं लिया। आप उसका हिसाब कर लें, बैठ जाएं और एक एक पैसे का हिसाब कर लें। जितनी लूटमार इनके दौर में हुई है, इतनी लूटमार किसी दौर में नहीं हुई है। जितना पाकिस्तान की मैशत इनके दौर में बर्बाद हुई है, किसी दौर में बर्बाद नहीं हुई है। जितना मिसमैनेजमेंट इन्होंने किया है, किसी ने नहीं किया है। जिसने बैड गवर्नेंस इन्होंने किया है, किसी ने नहीं किया है। जो एलानिया माफिया के वफादार बने हुए, इतना माफिया के वफादार किसी और दौर में हैं, थे, सब थे, मगर इस तरह नहीं थे जैसे ये बने हुए हैं। ये क्या बात हुई कि वो पेट्रोल गायब कर दें और आप कहें अच्छा ये पेट्रोल मार्केट में दस्तयाबी के लिए मुझे इसकी कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं और 30 अरब का टीका लगा दें। ये क्या बात हुई कि चीनी की कीमत जो है अब चीनी माफिया के हाथों 52-53 रुपए से लेकर 115 तक ले जाएं। ये क्या बात हुई कि आटे का बहरान मुल्क में पैदा हो जाए? ये कौन सी बात हुई? और माफिया जिसको कह रहे हैं वो तो उनके साथ बैठी हुई है, उनके दाएं बाएं बैठी हुई है, उनके पहलू में बैठी हुई है। ये कहां से बात हुई? माफिया तो जो अभी हालात हैं, जो अभी चीनी माफिया सिस्टम में नजर आ रही हैं या हुकूमत की परफॉर्म ना करने में नजर आ रही हैं, वो आज से पहले कभी नहीं थी। भट्टी साहब,
नहीं बिल्कुल, देखें पहली बात तो उनकी ये जो पेट्रोल, दवाइयाँ, आटा, गंदम, चीनी, इसके अलावा और ये जो आगे महंगाई, बेरोज़गारी, गवर्नेंस, परफॉर्मेंस, वादे, दावे, नारे, राइट पीपल फॉर राइट जॉब, इश्यूज़, मसाइल हैं। और इसलिए मैं अक्सर शुरू में जब पहला फ़िक्र ही ये बोला GB के बाद कि इमरान खान साहब को जो बुनियादी उनके वादे, दावे, नारे हैं उन पर फोकस करना चाहिए। लेकिन उन्होंने मिसालें अफलातून, अरस्तु, क्रामवेल, ये कौन लोग थे? कई लोग कायदे आज़म सानी भी उनको कहते हैं, कई लोगों ने इमाम खुमैनी सानी भी बना दिया, कई लोगों ने नेल्सन मंडेला भी बना दिया। एक मेरे दोस्त ने लिखा, वो उनकी तकरीर के बाद वो मार्टिन लूथर किंग बन गए हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि वो सुकरात का जहर का प्याला पी गए। इन सारों में से कोई इश्तिहारी था? कोई करप्शन पे पकड़ा गया था? कोई वो सजा याफ्ता नाहल था? कोई अदालतें बुला रही हैं वापस नहीं आ रहा? किसी की मनी ट्रेल गायब हुई थी? किसी के एवन फील्ड फ्लैट्स निकले थे? किसी ने कहा था कि आप पेंट हाउस बैरी कजाक हैं? किसी के वो वॉल्यूम्स निकले थे जाली अकाउंट्स मनी लाने, फालूदे वाले, धोबी, नाई, मार के मुर्दा। 12 साल से 13 साल से सिंध में हुकूमत है, क्या वह दूध और शहद की नहरें हैं? 4 मरतबा पीपल्स पार्टी भुगता चुकी है, 3 मरतबा नवाज शरीफ साहब भुगता चुके हैं। और क्या मार्टिन लूथर किंग, अरस्तु, क्रामवेल ने पहले एक्सटेंशन का वोट दिया और कहा आप हमारे कायद, आप हमारे हैं, और उसके बाद अचानक 7 सितंबर के बाद कासद जब नाकाम हो गए, गुलाब जामुन खाने वाले कासद और बाकी जो सारे तरला मिन्नत प्रोग्राम फेल हो गया, उसके बाद आप इनकलाबी बन गए। ये 6ठी मरतबा इनकलाबी हुए नवाज शरीफ साहब। अच्छा। ये 8वीं मरतबा वोट को इज्जत दो। और एक 8 महीने वो किधर गया था वोट को इज्जत दो? सिविलियन बालादस्ती, ट्विटर भी खामोश था, नवाज शरीफ साहब भी खामोश थे। क्या इखलाकी तौर पर उनको जिस हुकूमत ने रहम खा के उनको भेजा था लंदन, आप पता है वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं एवन फील्ड के आगे खड़े होकर, 1 इश्तिहारी, 2 इश्तिहारी, 3 इश्तिहारी, 4 इश्तिहारी, 5 इश्तिहारी, और कभी किसी ने नहीं पूछा यार कोई एजेंडा नहीं था, कुछ नहीं होना था, लेकिन ये महंगाई और परफॉर्मेंस वाली चीज ने इस तहरीक को आगे बढ़ाया। ये जो नज़ीर लगारी साहब आज या हम सारे रो रहे हैं, ये जो इस गवर्नेंस परफॉर्मेंस के इश्यूज हैं, अगर ये ना होते, ये इनका भी मसला नहीं है, बिलीव में, खुदा की कसम, इनका मसला आवाम नहीं है, पीडीएम का नहीं है, इनका मसला आवाम नहीं है, सिविलियन बालादस्ती नहीं है, इनकलाब नहीं है। जिस तरह लगारी साहब ने कहा ना कि मैं सईद काजी एक बात बताएं, नहीं, जिस तरह लगारी साहब ने कहा मैं सईद काजी साहब का फॉलोअर, मैं खुदा की कसम पीडीएम के जलसों में चला जाता, अगर मुझे 1% भी यकीन होता कोई चोर बैठा हुआ है, सारे चोर मिलकर चोर 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 का शोर मचा रहे हैं। ये कितनी मरतबा में बेवकूफ है, हर घास खाने वाली कौम है। हर मरतबा इक़्तिदार जब खत्म होता है उसके बाद इनकलाबी हो जाते हैं, ठीक है, इक़्तिदार में आते तो फिर ये लंदन में मिसाके जमहूरियत का क्या असर इन्होंने किया? एक तरफ मिसाके जमहूरियत, एक तरफ NRO, उसी मुशर्रफ से हलफ ले लिया काली पट्टियां बांध के। ये मैं आपको आगे हमारे पास एक सवाल भी है, दो नवाज शरीफ साहब की जिंदगी में दो डिक्टेटर आए, एक की वो पैदावार थे, दूसरे से डीलें करके गए। बेनजीर भुट्टो साहब ने वेलकम किया मुशर्रफ के मार्शल लॉ को, NRO किया, किसके पीछे लगे? अच्छा चले मुझे सही अच्छा, इनकी और हमारी जिंदगी, हमारे मुल्क की इनकी और हमारी जिंदगियां एक जैसी हैं, हमें बताती है, इनकी हमारी जिंदगियां एक जैसी हैं, इनके हमारे मसाइल एक जैसे हैं, इनके हमारे वसाइल एक जैसे हैं, इनके हमारे घर एक जैसे हैं। ये हमारी तरह यूटिलिटी स्टोर से चीजें लेते हैं, सरकारी अस्पतालों से कोई लेना देना नहीं है सर, सरकारी अस्पतालों से इलाज करवाते हैं। ठीक है, लेट मी मूव ऑन। मैं काजी साहब मुझे फरमाइएगा कि ये जिस तरीके से माजी में भी हमने देखा है, हमारी तो हिस्ट्री रही है कि एक बात, एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जाती है, लेकिन फिर कभी हम उनको मुज़ाकरात के लिबादे में, कभी कोई जिस तरह आजकल फिर एक नई चीज़ चल रही है ग्रैंड डायलॉग, ये टर्म फिर इन हुई है पाकिस्तान की सियासत में। ये इस जानिब अगर जाया जाता है तो फिर ये इनकलाबी इसी तरीके से इनकलाबी रहेंगे जैसे इरशाद भट्टी साहब ने कहा। देखिए कितनी शदीद लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहे हैं एक दूसरे को, वो हम दोहरा भी नहीं सकते क्या कह रहे हैं, मगर एक ऐसा मामला है जिसमें इनकी बड़ी पक्की दोस्ती है और वो PTI से भी है और हर जगह इनकी दोस्ती है। वो क्या है? इस मुल्क का माशी निजाम जो एंटी पुअर है, प्रो रिच है। जिस तरह मैंने वो भैंस की मिसाल आपको दी है, कोई नहीं कहता कार्टून तोड़ूंगा, कोई नहीं कहता IPPC की रिपोर्ट जो है उससे सारे मुतफिक हैं, क्योंकि वो फंड करते रहते हैं इनको। और ये इनकी इंटरनल लड़ाई शुरू हो गई है। ये जो है ये तमाम इदारों पर अपनी पार्टी का झंडा लहरा चुके थे, 1-2 इदारे रह गए थे,
और किस बंदे ने आके कहा था इनको कि जराइम पेशा लोगों के बच्चों को पुलिस और FIA में भर्ती करो? और इस मुल्क में अगर आज सिविलियन रूल दबा है तो उसकी वजह कौन है? क्यों कहा था बेनजीर, मैं था 1986 में, आइडियोलॉजी हैज टेकन द बैक सीट, तो मुन्नू भाई ने कहा था जब नजरियात पिछली सीट पर आ जाए तो आगे जो है अगली सीट पर जो है वो बहुत गन पड़ जाता है, और वो पड़ गया है। मुझे बताएं, अमेरिका में एस्टेब्लिशमेंट है, हर जगह एस्टेब्लिशमेंट का रोल होता है मगर मुतय्यन होता है। इनका जाती और तबकाती मफाद है जिसके लिए लड़ रहे हैं, और मेरे लिए लड़ेंगे तो मैं। और एक और बात भी बहुत लोगों को कोट किया, लॉर्ड केन्स ने भी एक बात कही थी, इन द लॉन्ग रन वी आर ऑल डेड। और ये खत्म है, यहाँ पे तो 68, 69 की लड़ाई की दोबारा जरूरत है। इनकी औकात है। ठीक कहते हैं मेरे भाई अरशाद भट्टी साहब कि जितने तारीख के बड़े किरदार थे, और नेल्सन मंडेला मस्जिद से जूतियां चुराते हुए पकड़ा गया था। मुझे बताएं, ये हाउ कैन वी इक्वेट देम विद दोज पीपल? और मैं फिर इनके पीछे लग पड़ूं अपनी जिंदगी के जो बच्चे कुछ साल है, कुट खाए फिर अंदर हो जाए हम इनके लिए, खुद तो बाहर भाग गए हैं ये। तो ये मसला है, तहरीक की जरूरत है। इन्होंने इन्हीं हालात तक पहुंचाया है और दोबारा इनके पीछे कैसे आवाम लग सकती है? कुछ कहना चाह रहे हैं? एक जुमला फिर मैं ब्रेक पे जा रही हूं। मैं एक अभी मुझे मैसेज आया है, वो कहता है इतनी बढ़ बढ़ के यहाँ बैठ के बातें कर रहे हो, तुम्हारे भाई नवाज शरीफ साहब के सामने खड़े होते हैं, इवन फील्ड के सामने जर्नलिस्टों की बात कर रहे हैं, और नवाज शरीफ साहब रोजाना वहाँ बन सवर के निकलते हैं और फौज को और सारों को बाई नेम गालियां देते हैं। तो वो कहते हैं कभी उन्होंने ये नहीं पूछा कि आप इश्तिहारी, आपको अदालतें बुला रही, वापस जाएं, या ये जो पीछे इवन फील्ड है इसकी मनी ट्रेल आप दे सकें कि नहीं दे सके? कभी कोई एक सवाल किसी जर्नलिस्ट ने किया हो? हंस कह के मार रहे थे, या सादिक साहब की हा करके टांगे कांप रही थी, और टांगे इसका मतलब है भारत के सामने मेरी कांप रही थी। ये बड़ा जबरदस्त सवाल है, लेकिन परेशी कोई नहीं है, हमारी टांगे इसका मतलब है कांपी थी। को आपके ज्यादा दोस्त हैं उसमें। हाँ, यानी सारे मेरे वजूद का हिस्सा है। लेकिन उन्होंने, एक दोस्त ने कहा कि ये पूछें कि आप इधर बड़ी बातें कर रहे हैं, उधर कभी उनसे नहीं पूछा सामने खड़े होकर किसी ने? तो इसकी मनी ट्रेल दी, और ये इर्द गिर्द जो सारे वन सवन्ने इश्तिहारी खड़े हैं इनको कहें वापस जाके अदालतों में पेश। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले ये बहस चल रही थी कि PDM, ये जो तहरीक है अपोजिशन की 11 जमातों का, ये जो अलाइंस है, सईद काजी साहब और इरशाद भट्टी साहब की राय ये है कि इससे आवाम का कोई लेना देना नहीं है, ये आवाम के लिए नहीं हो रहा बल्कि इक़्तिदार के ऐवानों में वापसी के लिए हो रहा है। जबकि लगारी साहब कहते हैं कि ये हुकूमत की परफॉर्मेंस क्योंकि इतनी बुरी है तो ये तहरीक जो है वो आवाम के हकूक़ के लिए है। एक शॉर्ट में लगाई सब आपको सुनाना चाहूँगी, क्योंकि हम PDM की बात करें तो PDM में ज़ाहिर है मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात JUIF बड़ी अहम जमात है, और उन्हीं के हाफिज़ हुसैन अहमद साहब सीनियर सियासतदान हैं। उन्होंने भी नवाज शरीफ साहब को हिस्ट्री पे लेक्चर दिया हमारे परसों के प्रोग्राम में। नवाज शरीफ साहब के हवाले से उन्होंने क्या कहा, ज़रा दिखाइएगा। आप मुजम्मत करते हैं सादिक साहब के इस बयान की? शदीद मुजम्मत करता हूँ, और मैं इसकी जिम्मेदार उन लोगों को भी ठहराता हूँ जो इस किस्म के लोगों को लाकर मुसल्लत करते हैं। जनाब नवाज शरीफ साहब को पहला फीडर जनरल जेलानी ने जो है सियासी तौर पर पिलाया, और उनके रूहानी बाप जनरल ज़िया-उल-हक साहब थे, और उसके बाद अभी जो लंदन उनको भेजा है, मैं बरमला कहूँगा, जब आप इस किस्म के लोगों को पालते हैं, आस्तीन के सांपों को पालते हैं, तो फिर यकीनन आपको इस बात का करना होगा। अल्ताफ़ हुसैन लंदन में बैठा, उसे बनाने वाले हमारी यही कुछ ताले आज़मा जर्नल थे, और इसी तरीके से जो बात हम कहते हैं, आपके तो इस बिल्कुल मैं PDM के फोरम पे तमाम देखें, मैं ठीक है सादिया, मैं मुल्क का बासी हूँ, मैं इस मुल्क का बासी हूँ, ये मुल्क है तो हम है। हम ये समझते हैं कि हर चीज़ की एक रेड लाइन होती है। तो लगाई साहब, ये तो खुद PDM में शामिल JUIF के रहनुमा नवाज शरीफ साहब के हवाले से बात कर रहे हैं कि वो आस्तीन का सांप हैं, तो PDM की जमातें भी उन पे ट्रस्ट करने को तैयार नहीं हैं। तो कैसे समझ लिया जाए कि उनकी शमूलियत से या उनकी क़यादत से उनकी पार्टी या ये फोरम जो है ये अवाम के हुकूक की जंग लड़ेगा? सादिया, क्या मैंने कहा है कि मैं नवाज शरीफ का फॉलोअर हूँ?
या मैंने ये कहा है कि मैं जरदारी का, मौलाना फजलुर रहमान का या किसी भी सियासतदान का या सियासत करने वालों का या पीडीएम का फॉलोअर हूँ? ऐसा तो कतई नहीं, ना मैं किसी का फॉलोअर हूँ और ना मैं इमरान खान का फॉलोअर हूँ, ना मैं उस सारे नैरेटिव का फॉलोअर हूँ जो नैरेटिव दोनों तरफ से बयान किया जा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी जिद्दोजहद ये है कि अगर इस सारी की सारी चपकलिश में अगर लोगों की बात होती है, अगर लोगों का मसला बयान होता है, अगर ये बात आगे बढ़ती है, तारीख का एक कदम आगे की तरफ बढ़ता है, तो वो मैं समझता हूँ कि वो जंग, वो लड़ाई, वो सारे के सारी जो है वो बिलाखिर आवाम के लिए होती है। मैं एक आम आदमी हूँ, मैं ये समझता हूँ कि जो जमूद है इस वक्त, जो पाकिस्तान को जिन हालात से दो चार कर दिया गया है, मासस को जहां फंसा दिया गया है, ये इंतहाई खतरनाक घाटी में आ चुके हैं। सोसाइटी डीपोलिटिसाइज हो चुकी है, सियासतदान सियासत की बात नहीं कर सकते। बट सर मुझे ये बात बताएं ना कि जनरल बाजवा और जनरल फैज का नाम बार बार हर तकरीर में लेके या उन पे तनकीद करके उससे अवाम की महंगाई कैसे कम हो जाएगी? अवाम जो है उनको दवाइयां कैसे मिल जाएंगी, उनको चीनी सस्ती कीमत पे कैसे मिल जाएगी, गंदम नहीं मिल रही वो कैसे मिल जाएगी? मैं इस पर अपना नुक्ता नज़र दे चुका हूं, सोशल मीडिया पर भी और लाइव शोज में भी मैं कह चुका हूं कि इंतहाई अहमकाना बात थी किसी भी अफसर का नाम लेना, चाहे वो आर्मी चीफ हो या चीफ या डीजी आईएसआई हूँ या कोई भी हूँ, किसी का भी नाम लेना जो था वो इंतहाई अहमकाना बात थी। और उनको ये मालूम नहीं था कि सिस्टम दो शख्सियात, दो ओहदेदारों, दो मनसबदारों का नाम नहीं है। सिस्टम बहुत बड़ी चीज़ होती है और उस सिस्टम के वो भी कल पुर्जा हैं जो बोल रहे हैं, यानी मियाँ नवाज शरीफ भी उस सिस्टम का हिस्सा हैं, जरदारी साहब भी उसी सिस्टम का हिस्सा हैं, मौलाना फजलुर रहमान भी उस सिस्टम का हिस्सा हैं। कुछ सिस्टम के पैरालाइज एक कदम और तरफ बढ़ा रहे हैं, दूसरे एक कदम और तरफ बढ़ा रहे हैं। अब हमें यह देखना है कि इनमें से या तो सईद काजी साहब, जैसे मैंने अर्ज किया कि इनकी अपनी पार्टी होती तो मैं कहता कि जी ठीक है, ये मेरे नुक्ता नज़र के करीब है, मैं इनका फॉलोअर बन जाता हूं। हमारी तो इसमें से कोई भी चीज़ नहीं है ना, ये जो चीज़ें चल रही हैं। अब ये क्या बात हुई कि एक सियासतदान के लिए दूसरे सूबे में जाने के दरवाजे बंद हो जाए, रास्ते बंद हो जाएं और अचानक ऐलान करने के जनाब फलां नहीं जा सकता है। सियासत बहुत ही एक मकरूह चीज़ बना दी गई है और मैं इस बात के खिलाफ हूँ। जब भी सियासत होगी, जैसे भी सियासत होगी और सियासी अमल होगा, वो चीज़ों को बहरहाल आगे लेकर जाएगा, पीछे की तरफ नहीं लेकर जाएगा, क्योंकि ठीक है, बिल्कुल सही है। चले इसी नोट पे सईद काजी साहब, क्योंकि हम मुझे नहीं पता है कि नवाज शरीफ जो गिवन ऑप्शंस हैं, जो बेस्ट ऑप्शंस हैं, उनकी बात कर रहे हैं। सही आपने कहा कि आप किसी जमात के फॉलोअर नहीं है। सईद काजी साहब, आप अपनी पार्टी बना लें लगारी साहब, ताकि आपके फॉलोअर बन जाएं। आपके नुक्ता नज़र से थोड़ा करीब तरीन नुक्ता नज़र जो है ना वो लगारी साहब का इस वक्त है। भाई वो तो मेरे उस्तादों में है, मैं उनको फॉलो करता हूं। और एक बात, और दूसरी बात ये कि मैं एक बड़ी आपको पॉइंट आउट करना चाहता हूं। यहाँ पे था जी मार्शल लॉ लगे, इसकी वजह से हुकूमत पनप नहीं, जमहूरियत पनप नहीं सकी। अभी अमेरिका का इलेक्शन हो रहा है और उनका मीडिया लिख रहा है इंडिया में कभी मार्शल लॉ नहीं लगा, उसकी हालत देखें। सिस्टेमिक चेंज की जरूरत है, लोग सड़क के बाहर निकल रहे हैं। इस महीने इंडिया में 66% जो किसान है वो सड़कों पर 22 रियासतों को बंद कर देंगे और वो सड़क पे निकले, और उन्होंने तमाम पॉलिटिकल पार्टी से अपना नाता तोड़ दिया है। और इसको मीडिया पे कोई खबर नहीं आ रही। आज यहाँ निकले हैं मेहनत कश मजदूर, यहाँ पे जो वर्किंग क्लास के लोग, इतना बड़ा जुलूस निकला, मीडिया पे कोई शो नहीं हुआ उनके लिए। इन पार्टियों में से कोई भी उनको लीड करने नहीं गया, जो IMF और वर्ल्ड बैंक की पॉलिसी का निशाना बनकर जिनकी पेंशन खत्म हो रही है, जिनकी नौकरियां खत्म हो रही है, जिनके रियल इश्यूज हैं। रोज माल रोड पे मेरी बहनें अंदर से बैठी होती हैं, अपने हकूक के लिए कोई नहीं पूछता। डॉक्टर्स निकलते हैं, कभी कोई लीडर वहां नहीं गया। वहां जाके जो रियल यहाँ से मूवमेंटें बनेगी और यही मूवमेंटें बनेगी और ये नहीं होगा, वो अपने लीडर खुद तलाश करके लाएंगी। और ये मफरूजा खत्म हो गया है। बूर्जुआ डेमोक्रेसी, कोई दुनिया का मुल्क ऐसा नहीं है जहां क्राइसिस में ना हो। ये भाई ये चीन की बात आज मैं सुन रहा था, बिल्कुल सही है। चीन में वन पार्टी सिस्टम है। अरे भाई मेरा भी वन पार्टी सिस्टम है। एक तबके के लोग 3 जगह मुख्तलिफ बोर्ड लगा के बैठे हुए हैं मेरी खाल खींचने के लिए।
तो हमें तो कोई पार्टी बनेगी जरूर, हजूर तारीफ मांग नहीं होती। ठीक है, और हमें अब जाहिर है अवाम के लिए जो है वो पहले भी मुश्किलात थी, अभी आप बात कर सकते हैं कि बिल्कुल मुश्किलात हैं, अपनी जगह पर मौजूद हैं। उनका जिक्र करते हैं इमरान खान साहब कि उनको एहसास है, महंगाई का भी कम करने की भी बात करते हैं। आपको इरशाद भट्टी साहब, आखिरी हमारे पास चंद लम्हात हैं, क्लोजिंग, आपको क्या लग रहा है कि ये जो लड़ाई है, जंग है, जिसमें एक दूसरे को धमकियाँ दी जा रही हैं, एक दूसरे को पीछे हटाने की कोशिश की जा रही है, इसमें आखिर फतह किसकी है? देखिए, पीडीएम या अपोजिशन, कितने आर्मी चीफ डीजीआई का नाम ले लिया, फौज का नाम ले लिया, कौमी तिरंग वो आज़ाद बलोचिस्तान स्लिप और टंग हो गया, और बड़ी चीज़ें सारा कुछ हो गया, बाकी ये भी हो गया कि टांगें काँप रही थी। इसके बाद और क्या हो जाए? ख़त्म हो गया ना। अब आप हुकूमत को क्या करना चाहिए? सियासत को सियासत से डील करें, नंबर 1। दूसरा, गवर्नेंस परफॉर्मेंस। इमरान खान साहब समझें कि महंगाई भी गद्दार है, महंगाई गद्दार है, इसके खिलाफ एक्शन लेंगे। बेरोजगारी वतन दुश्मन है, इसके खिलाफ एक्शन लेंगे। और राइट पीपल फॉर राइट जॉब, जो अपने जो परफॉर्म नहीं कर रहे उन पे भी हाथ पे मुंह फेर के कहें कि इनसे भी कहेंगे कि परफॉर्मेंस करें। परफॉर्मेंस गवर्नेंस बेहतर हो जाएगी, आधा गुब्बारे से हवा निकल जाएगी। ठीक है, यानी पीडीएम को थोड़ा सा वो आप कह रहे हैं कि हौसला इस चीज से मिल रहा है कि यानी वो क्या करे। अब वो पहले क्या पूरे 2 साल उन्होंने बात नहीं की, हमारी महंगाई बेरोजगारी सारा वो करते रहे, अपने हिसाब पे बात की, सिलेक्टेड पे बात की, जाली पे बात की, नैब पे बात की। अब उनको पता चल रहा है कि अवाम तो महंगाई में, बेरोजगारी में, अगर ये कम कर दें, इधर इस खाने में ये कम रहे तो हो सकता है कि वो लोग उधर। बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद भट्टी साहब, सईद काजी साहब और नज़ीर लगारी साहब आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।